नमस्कार फ्रेंड्स। जो यूनियन बजट आया 2024 में, उसमें शुरुआत में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी इन्फ्लेशन को लेकर के। आपको पता है महंगाई में सरकारें गिर जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी काफ़ी इसको कवर किया है ठीक से, और एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रही है आरबीआई की मदद से। गवर्नमेंट और आरबीआई अलग अलग काम करते हैं। तो 2016 में गवर्नमेंट ने आरबीआई को एक मैंडेट दिया था कि कम से कम आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो महंगाई को कंट्रोल करना होना चाहिए, जिसको कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आगे हम देखेंगे। तो ये जो बड़ा हेडिंग दिख रहा है आपको बजट का, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इंडिया इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो, स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स द 4% टारगेट। ये 4% टारगेट क्या है मित्रों, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों अपनी पीठ थपथपा रही है, थोड़ा सा हम देखते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। इसलिए गवर्नमेंट पीठ थपथपा रही है क्योंकि एक चार्ट इकोनॉमिक सर्वे ने दिया वर्ल्ड बैंक का कि 2021 में देखिए एनर्जी में ये रेट चल रहा था, इतने इंडेक्स। 2024 में 104 है, मॉडरेट थोड़ा सा बढ़ा है। ऑयल एंड मेटल में देखिए 127 था, 106 है, कम हुआ है। ग्रेन में 123 से 117 हुआ है, कम हुआ है। फर्टिलाइजर में भी रेट कम हुआ है। मेटल और मिनरल में भी रेट कम हुआ है। यानी ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई जो है वो कम हुई है, ऐसा बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे। मैं कहना यही चाह रहा हूँ, जब आप मेंस लिखेंगे तो आप यूज कर सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई कम हो रही है। इसका कई कारण प्रमुख डिमांड भी हो सकता है कि कम डिमांड है, इसलिए ऐसी स्थिति है। मुख्य सवाल यह नहीं है मित्रों, मुख्य सवाल यह है कि जब इंडिया में महंगाई कंट्रोल में कर लिया गया है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका आरबीआई की है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने में आरबीआई बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो उससे उससे लेकर के सवाल आ जाते हैं, और आरबीआई जो है यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों का बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। पहले आप देखिए जरा ये चीज, आरबीआई महंगाई कैसे कंट्रोल करती है। मैं आपको बताऊं, आरबीआई महंगाई पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू कंट्रोल करती थी, लेकिन साल 2016, साल 2016 ही था ना, हाँ ठीक है मित्रों, साल 2016 में यहाँ देखिए एक फाइनेंस एक्ट लाया गया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 में संशोधन किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित किया गया। इसमें 6 मेंबर्स टोटल रखे गए, 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स में 3 रहेंगे सरकारी, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, और 3 रहेंगे आरबीआई वाले। और 3 आरबीआई में जो रहेंगे उसमें एक तो चेयरपर्सन खुद हैं, जो आरबीआई के हैं, और दूसरे डिप्टी जो चेयरमैन है, और एक और। ठीक है। और इसको कहा गया कि तुम जो है महंगाई को ना 4% का टारगेट लेकर के ±2, यानी कि अगर प्लस हो जाएगा 2 तो ये 6% पे पहुंच जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये 2% पे पहुंच जाएगा। तो 2 से 6 के बीच में टारगेट इसको दिया गया, और कहा गया अगर तुम इतना कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, तुमसे हम जवाब मांगेंगे। बात समझ में आया मित्रों, तुमसे हम क्या करेंगे, जवाब मांगेंगे। और जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी गठित किया गया, तब से सिर्फ एक बार हुआ है साल 2022 में, जब आरबीआई से जवाब मांगा गया है, क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पाई थी। ये देखिए, आरबीआई टू एक्सप्लेन व्हाई इट फेल्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। क्यों? क्योंकि लगातार 3 क्वार्टर तक जब लगातार 6% से ऊपर या 2% से नीचे जब रहेगा, तभी सरकार जवाब मांग सकती है, केंद्र सरकार। तो 3 क्वार्टर तक जो महंगाई था वो 6% से ऊपर था। ये देखिए 7.41 सितंबर 2022 में, इसलिए जवाब मांगा था। मित्रों, आरबीआई को लेकर के किस तरीके से सवाल बन सकते हैं और उसके पीछे जो बेसिक इकोनॉमी है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रीलिम में किसी प्रकार से सवाल पूछे तो आप बता सको। पहला, सबसे पहले आरबीआई क्या करती है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मैंडेट है 4% ±2, उस टारगेट को फॉलो करती है। कैसे उसको पूरा करती है, सवाल यही उठता है। मित्रों, आरबीआई जो है एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसकी कम से कम साल में 4 बैठक करती है। प्रीलिम में सवाल यहीं से बन जाएगा, मिनिमम कितने बैठक करती है, तो 4। क्यों? क्योंकि हर क्वार्टर में, हर तिमाही में एक बैठक इसको करना मैंडेटरी है। ठीक है। और ये जब बैठक करती है तो कुछ पॉलिसी रेट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रेट, उनमें बदलाव करती है। जैसे एक है मित्रों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है। रेपो रेट की बात करें अगर हम मित्रों, तो रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, बैंक रेट में, कैश रिजर्व रेशियो में, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या अंतर है, इसकी बेसिक बेसिक बातें क्या हैं, बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। रेपो रेट मतलब सिंपल है यार, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो मतलब ऋण, सिंपल समझ लो। ऐसे याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन, जो विद्यार्थी बहुत शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। रेपो मतलब ऋण, ऋण दे रहा है। कौन देगा? बड़ा आदमी दे सकता है ना, तो शुरुआत में बड़ा आदमी कौन है, आरबीआई है, वो ऋण दे रहा है। रिवर्स रेपो मतलब इसका उल्टा, मतलब जब ऋण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं दे रहा है बल्कि बैंक वाले खुद
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो आप। हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता है। आप हो मान लो एक्स, आपने बैंक में रखा पैसा, आपने बैंक में पैसा रखा 100 रुपए, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा? 4% देगा मान लो एफडी पर। लेकिन यही पैसा जब बैंक ने आपको 100 रुपए दिए एक्स को, तो कितना लेगा इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट लेगा वो कहीं 10%, 12% या 15%। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति भी बिजनेस करेगा वो मुनाफे में रहना चाहता है। तो बैंक जब आपको लोन देगा तो वो ज्यादा पैसा लेगा, और आप जब बैंक के पास पैसा रखोगे तो कम पैसा आपको मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे। ऐसे रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक और बैंक के बीच में रिजर्व बैंक ज्यादा बड़ा आदमी है। जैसे आप और बैंक के बीच में बैंक ज्यादा बड़ा आदमी था, इसलिए वो मुनाफा ज्यादा कमा रहा था। ऐसे रिजर्व बैंक और जो नॉर्मल बैंक है उनके बीच में, शेड्यूल बैंक है उनके बीच में रिजर्व बैंक बड़ा है। तो रिजर्व बैंक जो अपना ऋण देगा, जिसको मैंने आरआर कहा, रेपो रेट कहा, वो महंगे दर पर देगा। और जब बैंक उसको ऋण देंगे तो सस्ते दर पर देंगे, क्योंकि छोटा आदमी को हमेशा छोटी कीमत मिलती है। तो रिजर्व बैंक जब इसको देगा तो मान लो 6.5% पे दे रहा है, जब बैंक वाले इसको देंगे तो मान लो 3.35 पे दे रहे हैं। अब बैंक रेट क्या है मित्रों? बहुत सीधी सी बात है। आरआर यानी कि रेपो रेट और बैंक रेट ये दोनों सेम है, अंतर सिर्फ एक, ये बैंक रेट है, बैंक रेट में बी है ना, बी मतलब बड़ा। ऐसे निमोनिक से याद करो यार, ऐसे नोमेनक्लेचर से याद करो। जो नाम होते हैं ना, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। बैंक रेट में बी है, बी से बड़ा, मतलब बैंक रेट बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब लंबे समय के लिए दिया जाएगा। रेपो रेट कम समय के लिए दिया जाएगा। क्या? उधार। किसको? बैंकों को। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा। तो पहला सवाल, रेपो रेट क्या होता है? तो कम समय के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया ऋण जो बैंकों को दिया जाता है। इसके बदले में बैंक क्या देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? सिक्योरिटीज। ठीक, जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटीज होती है, जो सरकारों से खरीदते हैं बैंक वाले, वो गिरवी रखते हैं, कोलेटरल रखते हैं रिजर्व बैंक के पास में। बैंक रेट क्या है? सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो रिजर्व रेपो रेट में होता है, वही बैंक रेट का भी कॉन्सेप्ट है। फर्क इतना है कि बैंक रेट जो है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है। एक दूसरा है मित्रों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जिसको कहते हैं। एसएलआर में लिक्विडिटी है, एसएलआर। एग्जाम में जाकर के इसको कंफ्यूज मत हो जाना। एल मतलब लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जमीन आप बेचोगे तो ज्यादा लिक्विड है, या फिर कैश आपके पास है तो ज्यादा लिक्विड है? कैश तो ज्यादा लिक्विड है। सोना ज्यादा लिक्विड है या आपका बिल्डिंग ज्यादा लिक्विड है? सोना ज्यादा लिक्विड है। तो सोना हो गया, गोल्ड हो गया, सॉरी कैश हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं जब बैंक वाले रिजर्व बैंक के पास रखते हैं तब उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और ये कुछ प्रतिशत में रखना ही पड़ता है बैंक वालों को रिजर्व बैंक के पास में, वो मैंडेटरी है। क्यों रखना पड़ता है? एक अलग कॉन्सेप्ट है, चलो बता ही देता हूँ। इसलिए रखना पड़ता है मित्रों कि मान लो 100 रुपए है, लोन में आया बैंकों के पास में। अगर 100 रुपए लोन कह रहा हूँ, डिपॉजिट में आया, मान लो जनता से डिपॉजिट में 100 रुपए आया, अगर 100 का 100 रुपए बैंक वाले लोन में दे देंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी, उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और अगर स्थिति ऐसी होगी कि जो लोन में दिया वो वापस नहीं आया तो जनता अपना पैसा मांगेगी, बैंक रन हो जाएगा, बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा। तो बैंक को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जनरली ये रुपए जो है कैश के फॉर्म में, लिक्विड किसी भी फॉर्म में रिजर्व बैंक अपने पास रख लेता है। एक और है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें जो है, जो सीधा हार्ड कैश है वो क्या करता है, बैंक वाला रिजर्व बैंक के पास रख देता है, और रिजर्व बैंक उसको क्या करता है, कुछ तो भी इंटरेस्ट देता रहता है। ठीक है, इसका उद्देश्य भी यही है कि भाई कुछ पैसा रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि बैंक रन की स्थिति ना आ जाए। एक दूसरा भी इसका तरीका है, एसएलआर और सीआरआर का दूसरा भी उद्देश्य है कि बैंकों के पास जो पैसा है, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए है तो बैंक ज़्यादा लोन दे सकेंगे, कंज्यूमर्स को ज़्यादा लोन दे सकेंगे तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा डिमांड, बीबी के लिए कपड़े, अपने लिए दवा दारू, ये सब खरीदेंगे। इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंकों से कहेगा चलो एसएलआर बढ़ा दे रहा हूँ, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दे रहा हूँ, चलो तुम इस सारा पैसा जो तुम्हारे पास रखा है मेरे पास दे दो, उसका ज़्यादा हिस्सा। पहले 10 रुपए लेता था, अब तुम 15 रुपए दे दो। तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास लोन देने की जो क्षमता पहले 100 थी वो 90 बचेगी। कम लोन दे पाएंगे तो कम खरीदारी होगी, कम डिमांड होगा, इसकी वजह से महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, अभी जो अप्रैल में क्वार्टरली उनका रिव्यू हुआ था, मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से उठाया है, सब कुछ मैं ऑथेंटिक करता हूँ, कुछ भी इधर उधर से नहीं कॉपी करता। पॉलिसी रेपो रेट जो है वो 6.5% है। ठीक है, रेपो रेट जो है ये बेंचमार्क होता है, 6.5% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मित्रों, एमएसएफ जो होता है ना, इसका मतलब ये जो है इस रेट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऊपर एक्चुअली ये क्या करेंगे, बैंक वाले लोन देंगे, इससे थोड़ा ऊपर लोन देंगे। मतलब ये एवरेज रेट है जो रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि भाई इस आधार पे आपको लोन देना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लोन किसी भी रेट पे देना शुरू कर दिया, कुछ तो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। बैंक रेट यहाँ पे 6.75%। ये बैंक रेट और रेपो दोनों सेम चीज था, बस बैंक रेट लंबे समय के लिए दिया जा रहा है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। रेपो रेट है 6.5 और रिवर्स रेपो, ये बैंक रेट कितना है 6.75। एक दूसरा है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो 3.35 है। मैंने कहा था मित्रों रेपो रेट में क्या होता है कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। जब रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देगा, बड़ा आदमी रिजर्व बैंक है, बड़ा आदमी ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा तो ले रहा है 6.5। छोटा आदमी बेचारा बैंक जब रिजर्व बैंक के पास पैसा रखेगा तो उसको बदले में कम ब्याज मिलेगा 3.35। तो अगर आ जाए अंतर तो आप वो समझ लेना, ठीक है। अब देखो किस तरीके से सवाल पूछा है यूपीपीसीएस ने 2014, 15, 16 में जिस तरीके से सवाल पूछा मैं दिखाता हूँ। विमल चालान पैनल किसके लिए गठित किया गया था, ठीक, पूछ लिया उसने सवाल। दूसरा सवाल उसने पूछा भारत में फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स उसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। कितना है अभी, $700-800 बिलियन के आसपास, एक बार आप चेक कर लेना। प्रीलिम में किस तरीके के सवाल बन सकता है, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत बात की है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, तो क्या सवाल बन सकता है। प्रीलिम में पहला सवाल बन सकता है कि एमपीसी टारगेट क्या है। एमपीसी टारगेट है मित्रों 4+-2, यानी कि 6% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, इसके बीच में रहना पड़ेगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई का जो चेयरपर्सन होता है वो उसका एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिसियो मतलब जो पद पर है आरबीआई चेयरपर्सन वही अध्यक्ष हो जाएगा। मैंडेट क्या है बता ही दिया है कि 1 तिमाही में 1 बार बैठक करना है। 2% से 6% के बीच इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई रखनी है। अगर लगातार 3 तिमाही तक ये लिमिट इसके नीचे हो जाता है या इसके ऊपर हो जाता है, 6.5, 7, 3 तिमाही तक चलता रहा, तो केंद्र सरकार जवाब मांगेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। लेकिन जरूरी नहीं कि जवाब नहीं, मतलब ये लिमिट अगर ब्रीच हो गया है तो किसी को रिजाइन करना पड़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ जवाब देना पड़ेगा। मेंस में सवाल कैसे आ सकता है मित्रों, एमपीसी क्या है, ये महंगाई रोकने में कहां तक सफल हुई है, अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। प्रीलिम की मैंने आपको सवाल बता ही दिए। एमपीसी क्या है ये भी बता दिया। 2016 में 1934 के आरबीआई एक्ट में संशोधन करके लाया गया एक्ट, और इसका टारगेट था कि भाई अब महंगाई आप कंट्रोल करो 2 से 6 के बीच में। महंगाई रोकने में कहां तक सफल रही है, आरबीआई ने कोशिश की है कि सभी पक्षों से बात करके और मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको ठीक किया जाए, जिसकी मदद से महंगाई कंट्रोल रहे। 2022-21 की स्थिति अगर छोड़ दी जाए तो महंगाई रोकने में काफी हद तक सफल रही है। अभी इकोनॉमिक सर्वे बजट भी कह रहा है कि भाई लगातार लो बना हुआ है महंगाई रेट। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे मित्रों, कैसे है ना, महंगाई एक लिमिट तक हो, एवरेज हो, तो अर्थव्यवस्था जो विकासशील देशों की है उसको फायदा होता है, क्योंकि डिमांड क्रिएट होता रहता है। डिमांड क्रिएट होगा तो अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहेगा। लेकिन अगर एक लिमिट के ऊपर हो जाता है तो डिमांड ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, गरीब लोगों को दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से ईज ऑफ लिविंग कम बचता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है और दिक्कत आने लगती है। लेकिन अगर बहुत कम हो जाए तो उसके नुकसान क्या होते हैं, उसके नुकसान होते हैं कि फिर डिमांड नहीं होता है तो मंदी आने लगती है। एक टर्म जो रह गया मुझे बताने से मित्रों, वो था यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको 6.25 किया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पूछ सकता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मित्रों क्या हुआ ना, कोरोना याद है आपको या भूल गए, याद ही होगा। कोरोना में क्या हुआ कि जनता के पास पैसा जो था उसने बैंक में रख दिया, और बैंक से कोई लोन ले नहीं रहा था, कोई भी बैंक से लोन नहीं ले रहा था। क्यों भाई, बिजनेस सब ठप पड़ा था, डिमांड थी नहीं, कौन लोन लेगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वो सारा पैसा बैंकों के पास था। बैंकों ने कहा आरबीआई से, ये मेरे पास बहुत पैसा है, तो क्या करो ना, रिवर्स रिपो ले लो यार तुम। बैंक ने सोचा कि भाई रिवर्स रिपो दे देंगे तो 4-5% ब्याज मिलता रहेगा, कुछ तो कमाई होगी। आरबीआई ने कहा गधा समझ के रखा है क्या, तुम रिवर्स रिपो मुझसे मुझे पैसे देते हो और बदले में मैं तुम्हें सिक्योरिटी देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रतिभूतियां देता हूँ। वो सब नहीं करने वाला, अगर तुम्हें देना है तो दो, थोड़ा बहुत ब्याज दे दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी ये प्रतिभूतियां मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ, यानी कोलेटरल जिसको जमानत कहते हैं वो तुमको दूंगा नहीं। तो बिना कोलेटरल के, बिना किसी जमानत रखे, बिना किसी चीज को गिरवी रखे जब पैसा बैंक वाले अपने पास जो अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो वो कहलाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये हो गया मित्रों, मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ये जो टॉपिक था इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।